श्रीमती मदन मोहन तरुण के कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से साक्षात्कार के लिए आवेदन पत्रों की जांच करते समय वंदना नाम देखते ही मैं चौंका। इसलिए नहीं कि वह आवेदकों में एक थी। यह पद सबों के लिए समान रूप से खुला था। मैं जिस बात से चौंक पड़ा उसका कारण कुछ और ही था। मैंने यह नाम पुनः पढ़ा। पिता का नाम ठीक वही था, पता भी वही, पति का नाम तो कहीं भी नहीं था। मेरी पूरी जानकारी में वंदना का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह मेरे एक घनिष्ठ मित्र की पुत्री है। मित्र कई बार दबे स्वरों में बता चुके हैं वह विवाह के विरुद्ध है। अभी उसकी अवस्था ही क्या है। अभी उसने हाल ही में एमए की परीक्षा पास की है। मैं जानता हूँ वंदना मात्र प्रमाण पत्रता ही नहीं, एक सुधीर, सुयोग्य एवं प्रखर युवती है। वह अपने विश्वविद्यालय की जानी मानी छात्राओं में रही है। सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधियों में उसने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। वह किसी ऐसी संस्था से भी जुड़ी है जो गांवों में नवजागृति के प्रति समर्पित है। एक आध बार उसने हंसते हंसते सरल भाव से किसी विषय पर चर्चा छेड़ी और अंततः अपने विषय ज्ञान की गहनता एवं प्रखरता से मुझे स्तंभित कर दिया। फिर ऐसी भूल क्यों? भारतीय व्यवस्था के अनुसार तो यह बहुत बड़ी भूल है। उसका भाषा ज्ञान ऐसा नहीं कि वह भूल करे, किंतु वह मेरे आश्चर्य करने का समय नहीं था। वह सैकड़ों आवेदन पत्रों में से किसी एक का आवेदन पत्र था जो पद की समस्त अर्हताओं को संतुष्ट करता था। साक्षात्कारार्थ उस आवेदन पत्र पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। फिर भी मेरे मन में यह प्रश्न घुमड़ता ही रहा, आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा? अपने मित्र से इस विषय में मैंने कुछ पूछना उचित नहीं समझा, क्योंकि स्वयं वंदना ने भी इस पद के संबंध में कभी मुझसे कोई चर्चा नहीं की थी। वह एक स्वाभिमानी युवती है। साक्षात्कार के पूर्व किसी भी रूप में इसकी चर्चा कर मैं उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। साक्षात्कार की तिथि आ पहुंची। मेरे साथ विषय के 2 विशेषज्ञ एवं मनोवैज्ञानिक थे। साक्षात्कार अभ्यर्थी एक एक कर आ रहे थे। कुछ की प्रखरता, उनका उत्साह, आँखों की चमक देखकर जीवन के प्रति आस्था और भी गहरी हो जाती थी। स्वयं में भी जवानी जाग उठती थी। कुछ अभ्यर्थी विषय का ज्ञान रखने के बावजूद अत्यंत दीनहीन भाव से कक्ष में प्रवेश करते थे, मानो वे दया की भीख मांग रहे हों। कुर्सी पर अनावश्यक संकोच एवं अतिरेक पूर्ण विनम्रता के साथ वे एक किनारे पर बैठते और इस दृष्टि से देखते मानो कह रहे हैं, अब तो बहुत थक गया, हार हार कर पूरी तरह टूट चुका हूँ, अब अंतिम आसरा तुम ही हो। उनकी उपस्थिति युवावस्था और शिक्षा का अपमान मालूम पड़ती थी। किसी संस्था को भला ऐसे लोगों का क्या काम जो पहले ही हार चुके हों। हमें उस दमकते चमकते आत्मविश्वास से भरे युवक या युवती की खोज थी जो रोम रोम से बोल रहा था, वह विजेता तो मैं ही हूँ जिसकी आपको इतने दिनों से प्रतीक्षा थी। हम सभी एक ऐसे ही शानदार विजेता की तलाश कर रहे थे, किंतु इन सबों के बावजूद मेरे भीतर बार बार एक ही प्रश्न उमड़ घुमड़ रहा था, आखिर वंदना ने ऐसा क्यों लिखा? तभी दरवाजे पर दुबली सी किंतु सीधी तनी हुई आत्मविश्वास से भरी एक युवती ने प्रवेश किया। यह वंदना थी। अभिवादन में जुड़ी हथेलियों के पीछे उसकी विनम्र मसृण मुस्कान दीपक की लौ सी आलोकित हो रही थी। उसने किसी भी रूप में यह स्पष्ट होने नहीं दिया कि वह मुझे जानती है। मैं भी निर्विकार रहा। साक्षात्कार आरंभ हुआ। अपेक्षा के अनुकूल विषय पर अपने अधिकार, भाषा अभिव्यक्ति में सहज स्वाभाविक चारुतापूर्ण स्पष्टता एवं अपने विलक्षण आत्मविश्वास से उसने सबको मुग्ध कर दिया। अंतिम क्षणों में विशेषज्ञों ने मेरी ओर देखा। मेरे भीतर वही प्रश्न घुमड़ रहा था। उपयुक्त अवसर की खोज में अपने को तैयार कर रहा था कि उससे वही प्रश्न पूछकर अपनी शंका का समाधान करूं। यही वह क्षण था। मैंने पूछा,
वंदना जी, अपने नाम के आगे आपने श्रीमती लिखा है, क्या आप विवाहिता हैं? मुझे विश्वास था मेरा प्रश्न सुनकर वह चौंकेगी। संभवतः भूल से उसने ऐसा लिख दिया हो, परंतु मेरी आशा के विपरीत एक क्षण के लिए भी रुके बिना उसने एक तेज सा प्रश्न मेरी ओर प्रक्षेपित कर दिया। क्या श्रीमान कहलाने के लिए पुरुष का विवाहित होना आवश्यक है? मेरे लिए यह उत्तर सर्वथा आकस्मिक एवं अप्रत्याशित था, किंतु उसने मेरी रक्षा की। मुझसे किसी उत्तर की अपेक्षा किए बिना ही उसने क्षण भर रुककर पुनः भावावेश एवं उत्तेजना में कहा, यदि श्रीमती श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है तो क्या संसार के समस्त पशु पक्षियों में स्त्रीत्व प्राप्ति के लिए विवाहित होना आवश्यक है? क्या शेरनी शेर के बिना शेरनी नहीं होती? क्या नागिन नाग से मिलने के पश्चात ही नागिन होती है? जहाँ तक मैं जानती हूँ, श्रीमान शब्द का पुरुष के विवाह से कुछ भी लेना देना नहीं है। श्रीमान शब्द का अर्थ है आदरणीय, संपन्न, गौरवशाली आदि आदि। फिर श्रीमती का अर्थ किसी की पत्नी होना कैसे हो गया? क्या अविवाहिता स्त्री श्री संपन्न नहीं हो सकती? कहते कहते उत्तेजना से उसका मुखमंडल आरक्त हो उठा। साक्षात्कार कक्ष में सन्नाटा छा गया। हम सभी निरुत्तर उसका मुंह ताकते रह गए। तनिक देर नागिन सा अपना फन खोले वह आक्रोश में मानो डोलती रही और क्षण भर पश्चात पुनः फुफकार उठी। श्रीमान, आप चिंता न करें, आज स्त्री स्वयं अपना व्याकरण रचने में पूर्णतः समर्थ है। आज तक जितने भी व्याकरण कोश स्त्री की संज्ञा की व्याख्या करते हैं वे दोगली नैतिकता की अवधारणा की उपज हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि स्त्री को हर हालत में यदि व्याकरण से हो सके तो व्याकरण से, साहित्य समाज शास्त्र से हो सके तो साहित्य और समाज शास्त्र से, जिससे भी हो सके पुरुष समाज का एक ही लक्ष्य है कि स्त्री को पुरुष की सत्ता के नीचे रखा जाए। फिर उसने एक एक शब्द पर पूरी तरह जोर देते हुए कहा, स्त्री एक ऐसे निर्मम समाज की बची हुई इकाई है जिसकी सत्ता का ज्ञान होते ही सभी उसकी भ्रूण हत्या को तत्पर हो जाते हैं। जन्म लेते ही नमक चटाकर या गला घोंटकर उससे छुटकारा पाने का मार्ग ढूंढने लगते हैं, और इन सब से भी बच गई तो उसे अपनी दासी बना डालने के हजारों आडंबरपूर्ण नियम विधान ढूंढ लिए जाते हैं। कम से कम शिक्षित समाज से तो मुझे ऐसे निर्मम प्रश्न की आशा नहीं थी। समाज की बर्बर क्रूरता से सौभाग्यवश जीवित बची स्त्री को बार बार कभी व्याकरण के नियमों से तो कभी समाज की अतार्किक एक पक्षीय एवं दोहरी नैतिकताओं में जकड़ी परिभाषाओं के माध्यम से इस प्रकार अपमानित करना कहाँ तक उचित है। उसने पुनः अपने एक एक शब्द को का निशाना साध साध कर हमारी ओर संकल्प पूर्वक फेंकते हुए कहा, महोदय, मैं श्रीमती हूँ, क्योंकि ये दो पाँव, ये दो हाथ, यह प्रज्ञा, यह चेतना, यह विवेक, यह बुद्धि, जो कुछ भी मुझ में है सब कुछ मेरा है, इसलिए मैं श्रीमती हूँ। मेरे लिए न तो आकाश अगम्य है, न पृथ्वी, न यह अनंत जल राशि का ज्वारों में उछलता महासागर। मैं युद्ध में भी उतनी ही तत्पर हूँ और शांति में भी उतनी ही सृजनशील। महोदय, अपना गंतव्य मुझे मालूम है, अपना मार्ग मैं स्वयं निर्मित करने में सक्षम हूँ, इसलिए और इसीलिए महोदय मैं श्रीमती हूँ। कहकर वह उठ खड़ी हुई। अभिवादन में उसके हाथ जुड़े और अग्नि की लपट की भांति वह साक्षात्कार कक्ष से बाहर चली गई। हम लोग उसकी ओर देखते ही रह गए। मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित।